अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ डॉक्टर फौजिया। आज स्टूडेंट्स मैं आपको टिश्यू का सेकंड पोर्शन जो है डेमोंस्ट्रेट करूंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर का रिव्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करवाए थे और सबसे पहले तो कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में कम सेल्स होते हैं बट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कितने टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ है। तो 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स थे जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। और इनमें सबसे पहले कंपोनेंट जो था वो सेल था और उसके साथ फाइबर्स थे और ग्राउंड सब्सटेंसेस थे। तो आज जो लेक्चर है आपका वो पेज नंबर 40 से आपकी बुक से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे एक डायग्राम दी हुई है और एक इमेज जो है वो शो किया हुआ है इसमें कि आर्म की जो है वो एक इमेज लेके उसमें बताया गया है कि उसमें जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे और किस किस एग्ज़ाम्पल से बताया गया है कि इसी पोर्शन से जो है हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बताया हुआ है, राइट साइड से इसकी स्टार्ट कर लेते हैं इमेज के। तो आ जाती है बोन आ जाती है। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको जैसे बताया था कि बोन जो है वो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन जो है इसमें भी इसके कंपोनेंट्स बताए हुए हैं कि इसके अंदर जो है वो सेंट्रल केनाल्स होती हैं जहाँ से ये सर्कुलेशन लेता है ब्लड की। मैट्रिक्स होती है, मतलब इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं और बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं और इसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बोन को बनाते हैं। फिर कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन इसमें आ जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़, चिकनाइयों के बने हुए टिश्यूज़ आ जाते हैं। फिर उसमें बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जो कि जिनके अंदर फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स बना सकते हैं। और लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़, और इसके बाद इसमें रहते हैं इलास्टिक सिटी प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है स्टूडेंट्स मैं आपको आज जो है स्टार्ट करवाऊंगी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बारे में, क्योंकि हमने 3 कंपोनेंट्स ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी फर्दर डिटेल करनी है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ दिया हुआ है, फिब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। इसमें बताया ये सेल्स सारे जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से ताल्लुक़ रखते हैं। इन एडिशन ओकेजनल विजिटर्स कॉल्ड वॉन्डरिंग सेल्स आर आल्सो फाउंड। इसके साथ साथ बताया हुआ है कि वॉन्डरिंग सेल्स इसमें पाए जाते हैं। वॉन्डरिंग सेल्स का मतलब ये है कि ये एक ही जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि ये जगह चेंज करते रहते हैं और इनके पास जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं और इन्हें कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंसेस जो हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस कह सकते हैं उनको, जब वो बॉडी में एंटर होते हैं तो वॉन्डरिंग सेल्स इनको रिकग्नाइज करके इनको डीनेचर्ड कर देते हैं। Almost all varieties of connective tissue cells can be observed in the loose areolar type of connective tissue। और वो कह रहे हैं कि तकरीबन जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं सेल्स के लिए के अकॉर्डिंग जो है वो एरियोलर टाइप की हैं। और एरियोलर टाइप का मतलब ये है ऐसे ये सेल्स जो कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें, बॉडी के पार्ट्स लाइक इससे कह सकते हैं। और इसके बाद इसमें आ जाता है कि इनके फर्दर जो है इन सेल्स की एक्सप्लेनेशन है, बट आपकी बुक में इनके जस्ट नेम दिए हुए हैं। बट मैं आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड पे इनके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है और तो वो भी मैं आपको साथ साथ करवा दूँगी। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले फिब्रोब्लास्ट आ जाएंगे। तो फिब्रोब्लास्ट के बारे में कहा जाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन दैट फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यू इन एनिमल एंड प्ले अ रोल इन टिश्यू रिपेयर। अब इसमें 2 फंक्शन इसके बताए हुए हैं। सबसे पहले तो इसके फंक्शन करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं फिब्रोब्लास्ट। इसका मतलब ये है कि इनके नाम से पता चल रहा है ऐसे सेल्स जो कि फाइबर्स बनाएंगे, और जब वो फाइबर्स बनाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फंक्शन में आ जाएगा। और साथ साथ कोलेजन बनाएंगे। कोलेजन क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन फाइबर है ये, जो कि फ्रेमवर्क देगा पूरा एक टिश्यू बनाने में, उसको एक स्ट्रक्चरल शेप देने में जो है टिश्यू की हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ प्ले अ रोल इन टिश्यू रिपेयर।
और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि जब समटाइम्स ऐसे होता है कि टिशू में जो है वो कट लग जाते हैं या टिशू डैमेज हो जाता है या स्कैर्स आ जाते हैं, मतलब ज़ख़म हो जाते हैं, तो उस टाइम आप देखते हैं कि कुछ ही टाइम में जो है वो आपके ज़ख़म भरना शुरू हो जाते हैं, रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है आपके डिफरेंट बॉडी के जगहों पे जहाँ पे स्केयर्स हुए हुए होते हैं। तो वो कौन से सेल्स की वजह से होते हैं? वो फिब्रोब्लास्ट की वजह से हो रहे होते हैं। इस वजह से कहा गया है कि ये टिशू को ना सिर्फ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, बल्कि साथ साथ ये टिशू की रिपेयरिंग का, मतलब टिशू हीलिंग का काम भी, ज़ख्मों को भरने का काम भी कर रहे होते हैं। हिस्टियोसाइट सेकेंड टाइप है, इज़ अ टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स का मतलब क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने वाले सेल। इट डिस्ट्रॉयज़ फॉरेन सब्सटेंसेस टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में जो फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं, अब फॉरेन सब्सटेंसेस आपने एलर्जी में भी पढ़े होंगे, एलर्जी के टॉपिक में, यहाँ फिर मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ॉरेन सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि एज एंटीजन आपकी बॉडी में जाके रिकॉग्नाइज होते हैं, और इनको जब रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है अपना रोल प्ले करती हैं। और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले यहाँ पे जो टाइप डिस्कस हो रही है सेल्स की, वो हिस्टियोसाइट्स हैं। और यहाँ पे जो फ़ॉरेन सब्सटेंसेस की बात की है, थोड़ा सा इसको मैं इसकी तशरीह कर दूँ कि ये फ़ॉरेन सब्सटेंसेस में डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो इनको रिकॉग्नाइज़ करना और इनको डीएक्टिव कर देना का काम जो है वो हिस्टियोसाइट्स कर देते हैं, और इस वजह से इन्हें कहा गया है कि इम्यून सेल्स का नाम दिया गया है। और ये भी किसकी टाइप है? ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा बी सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दैट originate in the bone marrow and secrete large quantities of protein cells antibodies in response to being presented specific substances called antigen। तो प्लाज्मा सेल्स के बारे में बता दूं कि यहाँ पे बात की गई है बी सेल्स इन्हें कहा गया है। बी सेल्स का मतलब ये है कि WBCs की टाइप्स हैं टी सेल्स और बी सेल्स, और प्लाज्मा जो है वो बी सेल्स से बिलोंग करते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, आगे बताया हुआ भी है कि बी सेल्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होंगे, और प्लाज्मा जो है वो किसकी एग्जांपल है? वो बी सेल्स की एग्जांपल है। और बी सेल्स किसकी एग्जांपल है? बी सेल्स वाइट ब्लड सेल्स की एग्जांपल है। और ओरिजिनेट का मतलब ये है कि ये कहाँ से बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और निकल रहे हैं और ब्लड में शामिल हो रहे हैं, तो ये बोन मैरो में बन रहे हैं। एंड secrete लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोटीन सेल्स एंटीबॉडीज़, और ये ऐसे जो है वो सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये किसके ख़िलाफ़ काम करती हैं? ये फॉरेन सब्सटेंसेस के, फॉरेन पार्टिकल के ख़िलाफ़ काम करती हैं। और इन रिस्पॉन्स टू बीइंग प्रेजेंटेड स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ऊपर के जो हिस्टियोसाइट्स हैं इनमें भी मैंने बताया है कि ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस, ऐसे मखसूस सब्सटेंसेस होंगे जो कि माइक्रोब्स की शक्ल में हो सकते हैं, केमिकल की शक्ल में हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स की शक्ल में हो सकते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है एंटीजन्स कहा जाता है। और इनके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन रिलीज़ होंगी प्लाज्मा सेल से, उन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी कौन से सेल्स हुए? ये भी इम्यून सेल्स की टाइप से बिलोंग करते हैं। जी, इस स्लाइड में आप मास्ट सेल्स देखेंगे कि मास्ट सेल इज़ अ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ कंटेन मैनी ग्रेन्यूल्स रिच इन हिस्टामीन एंड हेपारिन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। अब मास्ट सेल्स कहा गया है कि ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। मैं आपको इसमें साथ साथ और भी इंक्लूड करा दूँ कि मास्ट सेल्स कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये जो ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की बाहर की कवरिंग होती है, मेनिंजेस कहा जाता है इनको, ये वहाँ पर जो है वो एबंडेंटली पाए जाते हैं। टिश्यू बाउंड्रीज़ में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, GIT में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेन्यूल्स रिच होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल जो होते हैं ये किस चीज़ के होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हिस्टामीन और हेपारिन कहा जाता है। और हिस्टामीन के बारे में बता दूं कि ये एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, और ये कब प्रोड्यूस होता है? तो ये जब फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं सेल पे अटैक करते हैं। कौन से सेल्स पे? लिम्फोसाइट्स पे, बेसोफिल्स पे। तो उसके रिस्पांस में लिम्फोसाइट जो है वो एक एंटीबॉडी रिलीज़ कर देते हैं जिसका नाम IgE है, और IgE जो है मास्ट सेल्स पे जाके अटैच हो जाती है सरफेस पे। तो मास्ट सेल्स उसे एज ए एंटीजन कंसीडर करते हुए उसके रिस्पांस में ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करते हैं जो कि हिस्टामीन होते हैं। और इस तरह से हिस्टामीन उन सराउंडिंग्स में, उन इर्द गिर्द के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर देता है।
हेपरिन के बारे में बता दूं कि हेपरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है, और ये कब जो है अपना रोल प्ले करता है, जब खून जमने लग जाए या ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन स्टार्ट हो जाए, तो हेपरिन जो है कोगुलेशन को ब्रेक कर देता है, क्लॉट्स को ब्रेक कर देता है और खून को ब्लड वेसल्स में जमने से रोकता है। इस तरह से ब्लड जो है वो थिन रहता है और जो है नॉर्मली फ़्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो मास्ट सेल्स के आपने देख लिया कि हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, और ये साथ साथ कब जो है वो अपना एक्शन शो करता है, जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब जब एंटीजन्स बॉडी पे अटैक करते हैं और उसके नतीजे में जो बॉडी के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, उस कंडीशन में जो है ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मास्ट सेल्स का क्या रोल हुआ कि ये ग्रैन्यूल्स रिच होता है। कौन से ग्रैन्यूल्स? हिस्टामिन और साथ साथ हेपरिन के साथ। फिर इसमें आ जाते हैं फैट सेल्स, आ जाते हैं जिन्हें एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है, मतलब फैट्स प्रोड्यूस करने वाले, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले फैट्स की सूरत में। फैट सेल्स आर प्रीमियरली कंपोज्ड एडिपोज टिश्यूज़। फैट सेल्स वो कहते हैं कि वो बेसिकली, या आप कह लें कि बुनियादी तौर पर जो है वो एडिपोज या फैट्स के ही बने हुए टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड इन स्टोरिंग एनर्जी एज फैट्स। और ये किस शक्ल में जो है वो एनर्जी स्टोर करते हैं? फैट्स की शक्ल में स्टोर करते हैं, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हो जाएंगे और हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो फास्टिंग कंडीशन में फ़ैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह ये अपना रोल प्ले करेंगे फास्टिंग कंडीशन में हमारी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं वॉन्डरिंग सेल्स, आ जाते हैं। वॉन्डरिंग सेल्स के नाम से ही पता चल रहा है कि वॉन्डरिंग सेल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में जो है वो घूमते फिरते रहते हैं, और ये साथ साथ क्या करते हैं कि इनके बारे में लिखा हुआ है, द टर्म वॉन्डरिंग सेल इज़ यूज टू डिस्क्राइब सेल्स दैट आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू बट आर नॉट फिक्स इन प्लेस। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप तो है, कनेक्टिव टिश्यू में पाए तो जाते हैं, बट ये ऐसे टाइप्स के सेल्स हैं जो कि एक ही जगह पर फिक्स नहीं रहते। दिस टर्म इज़ यूज्ड टू ब्लड ल्यूकोसाइट्स, इन पर्टिकुलर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। कह रहे हैं कि ये टर्म जो है ये ख़ास तौर पर ल्यूकोसाइट्स के लिए यूज़ की गई है ब्लड के अंदर। अब ल्यूकोसाइट्स क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी होता है। अब ल्यूकोसाइट्स को ही उन्होंने कुछ ऐसे ल्यूकोसाइट्स जो कि सेल ब्लड के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और वहाँ पे जाके ये फ़ॉरेन पार्टिकल्स को जो है या फ़ॉरेन सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज़ करने के साथ साथ उनको डीएक्टिव कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये वॉन्डरिंग सेल्स हैं, बट हैं ये भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं। और इनके साथ साथ उन्होंने बताया है कि पर्टिकुलर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। पर्टिकुलर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स का मतलब ये है कि इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक ही होगा, क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो हैं पोलीन्यूक्लियर भी होते हैं, मतलब इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो बट ये जो वॉन्डरिंग सेल्स हैं, वॉन्डरिंग सेल के अंदर जो है इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। और फैगोसाइट्स का मतलब ये होता है कि ये ऐसे सेल जो कि फ़ॉरेन सेल्स होंगे, मतलब बैक्टीरिया वायरस की शक्ल में हो सकते हैं, उनकी जो है वो किलिंग कर देते हैं और उनको निगल लेते हैं। नेक्स्ट इसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स में आ जाते हैं कोलेजन फाइबर्स, आ जाते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, आ जाते हैं इलास्टिक फाइबर्स आ जाते हैं। और कोलेजन फाइबर्स जो हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, दैट फाउंड एबंडेंटली थ्रू आउट आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी में जो है कसरत से पाए जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर। थ्रू आउट आवर बॉडी का मतलब है पूरी बॉडी के अंदर। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड कुशनिंग टू मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्किन, कार्टिलेज एंड बोन। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी को जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं। और कुशनिंग का मतलब ये होता है कि ये सेल्स को सहारा देंगे, और उसके साथ साथ जो है उन्हें डैमेज होने से रोकेंगे, जिसकी वजह से सेल्स मिलकर जो है टिश्यू का स्ट्रक्चर मेंटेन रखेंगे। डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैले हुए हैं, इंक्लूडिंग द स्किन। एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि स्किन हो सकती है, कार्टिलेज हो सकती है, बोन हो सकती है। और यहाँ पे बता दूँ कि कोलेजन जो होती है ये ऐसे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के जो टफ़ और हार्डनेस एरियाज़ होते हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब जो हार्ड एरियाज़ हैं, जैसे बोन है, जैसे कार्टिलेज है, जैसे स्किन है जो कि टफ़ होती है, तो उनको बनाने के लिए जो फाइबर्स अवेलेबल हैं बॉडी में वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और ये बने हुए किसके होते हैं? ये प्रोटीन के ही फाइबर्स होते हैं।
रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर का मतलब ये होता है कि नेटवर्क बनाने वाले, जाल बनाने वाले फाइबर्स। और ये क्या करते हैं, सपोर्ट्स द अर्ली सिंथेसाइज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये क्या करते हैं, ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर सेल के बाहर ड्यूरिंग वाउंड हीलिंग, मतलब जब ज़ख़म हो जाते हैं उनको भरने में मदद देने के लिए। स्कैर टिश्यूज़, ऐसी टिश्यूज़ जो कि ज़ख्मी हो चुके हों उनकी फॉर्मेशन करने के लिए, मतलब उनको दोबारा से बनाने के लिए। एंड जर्नल डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ बॉडी की जो वैसी बढ़ोतरी हो रही होती है वैसे डेवलपमेंट हो रही होती है, और नए टिश्यूज़ बनना होते हैं, उनको बनाने में जो है रेडिकुलर फाइबर्स अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं इलास्टिक फ़ाइबर्स। इलास्टिक फ़ाइबर्स का मतलब लचकदार, लचक प्रोड्यूस करने वाले फ़ाइबर्स। और ये ज़्यादातर मैंने आपको जीआईटी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि जो जीआईटी की बाहर की लेयर होती है जिसे सिरोज़ा कहा जाता है, वो किसकी बनी होती है, इलास्टिक फ़ाइबर्स की होती है। मतलब ये है कि ऐसे स्मूथ मसल्स, ऐसे स्मूथ एरियाज़ जिनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ओरल मिकोज़ा, चीक्स की मिकोज़ा, इसमें भी कौन से फ़ाइबर होंगे, इलास्टिक फ़ाइबर्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इलास्टिक फ़ाइबर्स आर बंडल्स ऑफ प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, इलास्टीन, फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टिश्यूज़। ये भी कहाँ पाए जाते हैं, सेल की बाहर की इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और साथ साथ इसमें बताया हुआ है कि ये प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी, मतलब लचक प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी, स्ट्रेचिंग हो जाती है, मसल स्ट्रेच हो सकते हैं, फैल जाते हैं। टू द डर्मस, कहाँ पे, स्किन के अंदर, डर्मस स्किन को कहा जाता है। एंड एसिस्ट इन रिकवरी इन डिफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ ये एसिस्ट करते हैं कि जब डिफॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कोई चीज़ की शक्ल बिगड़ जाती है, कहीं डैमेज हो जाता है, तो उसको जो है वो दोबारा से रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से ये तीनों टाइप्स आ जाती हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की। कोलेजन फाइबर्स, आल्सो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड। रेडिकुलर फाइबर्स, नेटवर्क बनाने वाले फाइबर्स हो गए। इलास्टिक फाइबर्स जो कि इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रेचिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे, सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। और कौन सी टाइप्स के टिश्यूज़ में, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। लास्ट कंपोनेंट जो कि ग्राउंड सब्सटेंसेस है कनेक्टिव टिश्यू में। अब ग्राउंड सब्सटेंसेस में मैंने इन तमाम सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया है पैराग्राफ में से। तो सबसे पहले जो है इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो मेनली पाए जाते हैं वो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और इन्हें कहा जाता है प्रोटियोग्लाइकेंस। मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह लें जो सब्सटेंसेस होंगे वो प्रोटियोग्लाइकेन के होंगे। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि एडिशनली और कौन सी इसमें चीज़ें जो हैं या सब्सटेंसेस हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन है, वाटर एंड सॉल्ट्स हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें प्रोटियोग्लाइकेन्स आ जाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते हैं। तो प्रोटियोग्लाइकेन्स में मैं आपको बता दूँ कि इसमें और ग्लाइकोप्रोटीन में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। प्रोटियोग्लाइकेन में पॉलीसेकेराइड्स होंगे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जिन्हें कहा जाता है। ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ बॉन्डेड होते हैं। और इनमें जो है एग्जांपल में साथ बता दूं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में कॉमनली पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं ये सिंपल शुगर्स के साथ जो है अटैच होते हैं। में अगर आप बात करें, प्रोटियोग्लाइकेन्स की बात करें, तो इसमें जो है वो मोर देन 10 कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉन्डेड होंगे प्रोटीन के साथ। बट ग्लाइकोप्रोटीन में जो है कम होंगे, इसमें कह लें कि अंडर जो 10 हैं या 3 to 10 कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर पाए जाएंगे। वो तो ये डिफरेंस आ जाता है प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन में। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की बॉन्डिंग का, कि प्रोटियोग्लाइकेन में जो है वो पॉलीसेकेराइड्स होंगे, और ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो है वो फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉन्डेड होंगे प्रोटीन के साथ। और सेकंड इनके अंदर जो डिफरेंस आ जाता है, प्रोटियोग्लाइकेन्स जो होते हैं ये मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं ये जस्ट जो है वो सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी आपको मज़ीद बता दूँ कि प्रोटियोग्लाइकेन्स में कहा गया है मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस लोकेशंस ऑफ द बॉडी, के प्रोटियोग्लाइकेन्स हमारी बॉडी में कई जगहों पर पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स हाइलोयूरेनिक एसिड। अब आगे इसकी प्रोटियोग्लाइकेन्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं। हाइलोयूरेनिक एसिड, तो इसमें आ जाता है कि ये जो है ये नेचुरली रिकरिंग सब्सटेंस होता है, और कहाँ पे पाया जाता है, ये बेसिकली स्किन पे और आई में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, रिटेन करना होता है मॉइस्चर को, मतलब इन एरियाज़ को जो है मॉइस्ट रखने के लिए यूज़ होता है ये प्रोटियोग्लाइकेन। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का मतलब कॉन्ड्राइटिन जो है ये प्रोटियोग्लाइकेन है, और
इसके साथ जो है सल्फेट ग्रुप जो है कॉन्ड्राइटन के साथ जो है वो बॉन्डेड है, और इस वजह से इसे कहा गया है कॉन्ड्राइटन सल्फेट कहा गया है इसे। और ये जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कार्टिलेज में जो है बेसिकली पाया जाता है, और अराउंड द जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स के इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में ये पाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें आता है कॉन्ड्राइटन सल्फेट सी। और कॉन्ड्राइटन सल्फेट सी का मतलब ये है कि कॉन्ड्राइटन जो है ये तो प्रोटियोग्लाइकेन है, सल्फेट इसके साथ जो है वो अटैच्ड है। और इसमें कहा गया है कि कॉन्ड्राइटन में ये कौन सी शुगर पे जो है वो अटैच होगा, कार्बन नंबर 6 पे जो है ये अटैच होगा जाके, तो यहाँ पे इसलिए इसे कहा गया है कॉन्ड्राइटन सल्फेट सी कहा गया है। डर्माटन सल्फेट का मतलब ये है कि ये जो है डर्माटेन प्रोटियोग्लाइकेन है, ये भी सल्फेटेड होगा, मतलब इसके साथ भी सल्फर ग्रुप सल्फेट जो है वो अटैच होगा। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्किन में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में जो है वो कॉमनली पाया जाता है। और उसके बाद आता है कैरोटीन सल्फेट है। कैरोटीन सल्फेट जो है कैरोटीन प्रोटियोग्लाइकेन है, और इसके साथ भी सल्फेट अपने बॉन्डिंग में होगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कॉर्निया मतलब आंख का जो बाहर वाली कवरिंग होती है जो सबसे पहले लाइट को डिटेक्ट करती है, ये वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा ये कार्टिलेज और बोन में पाया जाता है। हेपरीन सल्फेट जो है, हेपरीन जो है प्रोटियोग्लाइकेन एग्जाम्पल में आ जाता है, सल्फेट इसके साथ बॉन्डिंग में है। और ये जो है हेपरीन आपको मैंने पहले भी इस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हेपरीन जो है एज अ एंटीकोगुलेंट जो यूज़ होगा। उसके बाद आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए होते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोटियोग्लाइकेन्स, बट वो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेन के कंपैरिजन में दी प्रोटीन मोइटी प्रीडोमिनेंट, तो यहाँ पे जो है प्रोटीन मोइटी जो है वो इसमें एज़ कम्पेयर टू प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो नॉर्मल पोजीशन में होगी, मतलब नॉर्मल अमाउंट में होगी। तो ये था आज आपका लेक्चर जो कि किसके बारे में था, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स के बारे में था, जो कि 3 कंपोनेंट्स से सबसे पहले सेल्स आ जाते हैं, जिसमें आपने देखा फिब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, फेट सेल्स, वॉन्डरिंग सेल्स। ये हैं तो सारे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप, लेकिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं और डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। 3 टाइप्स के होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो कि टिश्यू ऐसे बनाएंगे एरियाज़ में फाइबर्स जो कि हार्ड सर्फेसिस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे स्किन है, जैसे बोन है, जैसे कार्टिलेज है। रेटिकुलर फाइबर्स नेटवर्क बनाएंगे, रिपेयरिंग का काम करेंगे। और साथ साथ इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लचक वाले फाइबर्स को कहा जाता है। ग्राउंड सब्सटेंसेस में प्रोटियोग्लाइकेन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वाटर एंड सॉल्ट्स हैं। प्रोटियोग्लाइकेन कंपाउंड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कंपाउंड्स जिनके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे प्रोटीन के साथ बॉन्डेड। ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्रोटीन होंगे बट स्मॉल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। और प्रोटियोग्लाइकेन जो है ये टिश्यूज़ में पाए जाएंगे, कौन से टिश्यूज़ में, कनेक्टिव टिश्यू में। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। बाकी इनके अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं, और ये जो एग्जांपल दी हुई हैं जिसमें लाइक हाइलोयूरेनिक एसिड, कॉन्ड्राइटन सल्फेट या कॉन्ड्राइटन सल्फेट सी, ये सब के सब जो हैं ये MCQs में पूछे जाते हैं कि ये जो हैं ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस या कंपाउंड में से। और ये जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में बिलोंग करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, या फिर ये किसी और टाइप से बिलोंग करते हैं टिश्यू की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के व्यू से, इसको नोट कर लें, अपनी बुक में इसको मार्क कर लें। ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके 3rd पोर्शन में, और फर्दर इसमें जो है वो मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगी, कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।